हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले फ्रेंड्स, आप सभी का 10 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये अपडेटेड एडुटेरिया का सेट डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही इसका PDF आप सभी को मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए सीधा आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग देखिए कितना सही कर पा रहे हैं आज के सेट में। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना होगा, बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। जबकि अगर इसकी स्थापना की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? अजातशत्रु के कार्यकाल में याद रखेंगे राजगृह में इसका आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व में। कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था और इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? रुद्रदामन की जो उपलब्धियां वर्णित है वो होता जूनागढ़ अभिलेख में, और ये रुद्रदामन का संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख भी है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सवाल दिया है। क्वेश्चन है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए सबसे प्रसिद्ध जो माना जाता है वो माना जाता है चोल वंश को। नेक्स्ट लिखा है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1347 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन गंगू, ठीक है, जो बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाया था। इसकी राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे बाद में बीदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। लिखा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जकारिया का जो संबंध है वो है सुहरावर्दी से। ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। लिखा, फिरोज तुगलक के द्वारा दार उल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? आंसर याद रखेंगे, यह एक खैराती अस्पताल था। अगला सवाल 8 नंबर है। लिखा, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदायान सभा के निम्नलिखित विकल्प में से सही संयोजन की पहचान करें। तो 8 नंबर सवाल का सही संयोजन जो आपका दिया गया फ्रेंड्स, वो ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही है। आत्मारंग पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 9 नंबर से करना है। लिखा है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कब किया गया था? तो पहला सत्याग्रह की बात करेंगे तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल है। तो 10 में लिखा गया है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो इसका सृजन जो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया है। और अगला सवाल 11 है। 11 में लिखा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, बंग भंग के बाद शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 16 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है। लिखा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है माने जाते हैं राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया?
तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने का कारण था कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में से कौन सी उपनदी गंगा नदी घाटी का भाग होता है। तो गंगा नदी घाटी का भाग इनमें से होता है उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, लिखा है निम्न में से जनजाति और राज्य की जोड़ी कौन सी सही नहीं है, इसकी पहचान करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे भील जो गुजरात दिया है ए ऑप्शन में, तो भील का मैच करना सही है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। कोट्टा जो लिखा गया तमिलनाडु, तो कोट्टा तमिलनाडु भी सही है, बट टोडा जो लिखा है केरल, ये गलत है। टोडा जनजाति जो है ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु की। सही आंसर डी करना होगा। और अगला सवाल 16 है। 16 में लिखा है कि तुमलापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, यह कहाँ अवस्थित है। तो यह भंडार आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंसर इसका ए होगा। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है भारत के किस एक राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 17 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का सटीक राज्य का चुनाव करना है। लिखा है पहला में कि इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है, इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती है। तो यह राज्य सटीक आपका होगा गुजरात लिखना। कौन सा सटीक राज्य है? तो गुजरात इसका राइट होगा। सवाल 18 है, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही लिखा गया बताइए। पहला है कि चिराग ए शरीफ नामक तीर्थस्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। तो पहला कथन इसका बिल्कुल ही क्या है? सही है। और इसमें फ्रेंड्स दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी इसका गलत है, इसलिए केवल एक इसका राइट आंसर होगा। 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। इसके बाद 19 नंबर सवाल है, भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सही लिखा गया है। पहला कथन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल हैं। साथ ही साथ दूसरा कथन भी सही होगा। भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में है, बट तीसरा कथन इसका रॉन्ग है। पैजिया के विभाजन के बाद भारत पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ है, तो तीसरा कथन इसका गलत है। तो 19 का राइट आंसर जो करना होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर डी करना होगा, केवल फर्स्ट और सेकेंड। चलिए अगला सवाल 20 देखिए। कहा है भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन इसका बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ पर लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था। यह क्षेत्र प्रायः जो है भूकंप मुक्त है। दूसरा कथन इसका गलत है। लातूर के भूकंप के कारण जलाशय की जनित चट्टानी दरार थी, तो दूसरा कथन इसका क्या है? गलत है। तीसरा है कि कोयना बांध क्षेत्र के भूकंप का कारण भारतीय प्लेट का खिसकना था, तो यहाँ सी ऑप्शन भी गलत लिखा गया है, तो इसका आंसर डी करना होगा। बी तथा सी दोनों उत्तर राइट होगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और इनमें से सही कथन बताइए कौन सा है। तो इनमें फ्रेंड्स सही कथन पहला है, निर्णय लेने की शक्ति 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, पूर्ण व्यवस्था का। और चौथा कथन सही होगा, प्रशासनिक शक्तियों का। तीसरा कथन इसका सही नहीं है। तो 21 का राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन होगा, केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। चलिए अगला सवाल 22। लिखा है 1946 में गठित अंतरिम संस्कार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो श्रम विभाग की बात करेंगे तो जगजीवन राम को सौंपा गया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला सवाल 23 है, लिखा स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष है श्री MC सीतलवाड़, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसकी पहचान करें।
तो इनमें से न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति जो दिया गया है इसमें से शामिल नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल 25 है। लिखा है संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न प्रकार के मामलों को निर्धारित करने के लिए जो बहुमत आवश्यकता होती है वो होता है ऑप्शन ए होगा, 4 होता है राइट आंसर। तो 4 प्रकार से बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 प्रकार। ठीक है, चलिए अगला सवाल 26 है। लिखा राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य जो नहीं चुने जाते हैं वो उद्योगपति के द्वारा नहीं चुने जाते, बाकी आपका पंचायत सदस्य, शिक्षक और स्नातक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल 27 है। लिखा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 15 के तहत। किसमें है, तो आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 28 का आंसर डी होगा, वर्ष 1954 में। ठीक है, वर्ष 1954 में। लेकिन इसे 2019 में क्या कर दिया गया, धारा 370 को वर्ष 2019 में हटा दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 29। लिखा भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो इसकी उद्देश्य की बात करेंगे तो इनका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। नेक्स्ट सवाल 30 है। निम्नलिखित उपभोक्ता सूचकांक पर विचार करिए और सूचकांक में कौन सा केंद्रीय संगठन जो है द्वारा संकलित किया जाता है ये बताइए। तो 30 का आंसर केवल 4 करना होगा। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो 30 का ऑप्शन केवल सी करना होगा, यानी केवल 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है। सवाल है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्र के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है। तो 31 का बी होगा, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक, इस प्रकार से इसका सही ह्रासमान क्रम होता है। नेक्स्ट सवाल 32 है। 32 में है कि भारत को वर्ष 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था जिसमें निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है। तो जब 1991 में आर्थिक संकट आया था तो उसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्या था, तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 33 में क्वेश्चन दिया गया है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था जिसे आईसी चिप कहते हैं। और अगला सवाल 34 है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी पहचान करें। तो 34 का ए हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर। अगला सवाल 35 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो याद रखना होगा ये कोलकाता में है। नेक्स्ट है, फ्रांस के संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स फ्रांस के संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का नाम बताइए क्या है। तो 37 का आंसर सी करना होगा, अग्नि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत की किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो 38 का आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। अगला सवाल 39 है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा और रोम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न है। लिखा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करिए तथा गलत युग्म की पहचान करिए। कौन सा गलत युग्म यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन डी में जो कंपोज का लिखा गया है फ्रेंड्स, कंपोज का जो यहाँ पर लिखा गया है उत्तरी अमेरिका, ये गलत है क्योंकि कंपोज जो होता है ये ब्राज़ील का होता है। कहाँ का होता है, ये आपका ब्राज़ील का है। तो इसलिए राइट आंसर डी होगा।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 से करिए आंसर। लिखा केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय के संबंध में सरकार के आय एक रुपये के सापेक्ष में सही मिलान करिए। तो 41 का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑल इसका आंसर राइट है। इसके बाद अगला सवाल 42 है। लिखा आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन के द्वारा। 43 में है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि डायवर्जन की सिफारिश की गई। तो इसके लिए आंसर है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसके लिए राइट आंसर सी करना होगा। और इसके बाद अगला सवाल 45 है। लिखा है सूची 1 और सूची 2 मिलाइए। एक तरफ राज्यपाल है तो दूसरे तरफ राज्य दिया गया है। तो सबसे पहले सैयद अता हसनैन जो है ये बिहार के राज्यपाल हैं। RN रवि जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। विष्णुदेव वर्मा का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से हैं। शिव प्रसाद शुक्ला जो है तेलंगाना से हैं। तो पहला ही आंसर इसका राइट करना होगा। चलिए अगला सवाल 46 देखिए। निम्न में से कौन सी पुस्तक अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। तो इनमें से अनुपम खेर की पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। क्या है? डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। सवाल है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राजमार्ग इसमें है NH-27, नेशनल हाईवे 27। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 483 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, 483 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 48 से है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इनमें जो फिस्कल डेफिसिट अनुमान है 2.99% है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग की बात करेंगे तो 75वां है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन कोच्चि में किया गया है, कोच्चि केरल में। ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्न में से कौन सा है। तो मानव मूत्र का सही क्रम फ्रेंड्स होता है किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ए ऑप्शन इसका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी का होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, ये विटामिन सी का है। तो केवल इसका राइट आंसर सी करना होगा। चौथा ऑप्शन जो है बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल 53 है। लिखा है गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत होता है। तो गोल्डन चावल की अगर बात करेंगे तो विटामिन ए किसका होता है स्रोत। तो विटामिन ए का ये स्रोत माना जाता है। तो आंसर इस सवाल का ए ऑप्शन होगा, केवल पहला इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब आपका अगला सवाल जो है 54 नंबर क्वेश्चन है। लिखा पॉलीसिथेमिया निम्न में से किससे संबंधित बीमारी होता है। तो इसके लिए राइट आंसर ए होगा, लाल रक्त कोशिका का ये संबंधित बीमारी है। अगला 55 है। लिखा निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। चलिए कथन देखिए क्या है। लिखा अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है, जबकि इसका कारण है कि अमीबा में पोषण हेतु कूट पदार्थ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं,
परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर बी होगा, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 से। लिखा है जीवन की उत्पत्ति के आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से असत्य कथन की पहचान करिए। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य लिखा गया है और कूट भाषा में यहाँ पर दिया गया है? तो बी ऑप्शन में यहाँ पर कथन गलत है कि प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी थी, ये गलत है। तो राइट आंसर 56 का बी करना होगा। चलिए अगला सवाल 57 देखिए। कहा है विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी हैं, क्योंकि। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ए होगा, ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। अगला सवाल 58। कहा है पादपों में पर्ण की आकारिकी संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन बताइए। अब यहाँ पर आपका कूट भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंड्स जितने भी कथन यहाँ पर लिखे गए हैं सबका सब राइट है, इसलिए आंसर इसका डी करना होगा। इनमें से सभी इसका उत्तर राइट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल 59 है। कहा है निम्न में से रुधिर की संरचना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करिए। तो इसमें केवल आपका तीसरा कथन जो है, तीसरा कथन कि रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है जिसका जीवन काल 3 महीने का होता है, तीसरा कथन बिल्कुल ही गलत है। आरबीसी की जीवन की बात करें जीवन काल का, तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन का पाया जाता है, तो इसलिए तीसरा कथन इसका गलत है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 60 है। लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सही लिखा गया है? ठीक है, तो फिर यहाँ पर फ्रेंड्स पहला कथन बिल्कुल सही है, हैजा एवं मोतीझरा जल जनित संक्रामक रोग होता है। दूसरा कथन भी सही है कि न्यूमोनिया कोविड एवं इन्फ्लुएंजा संचारी संक्रामक रोग है। 1 तथा 2 दोनों सही होंगे बी ऑप्शन में। और अगला सवाल देखिएगा 61 में, जहाँ पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। तो सबसे पहले वृत्तीय गति लिखा है, तो वृत्तीय गति का संबंध है पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति से, जबकि दूसरा आपका बी में है घूर्णन गति, तो घूर्णन गति का संबंध है लट्टू के अपनी अक्ष पर घूमना। तीसरा आवर्ती गति है, तो आवर्ती गति का संबंध जो है घड़ी के दोलक की गति से है, और सरल रेखीय गति जो है वो नदी के प्रवाह की गति से है। तो 61 का अगर ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल 62। कहा है विद्युत लेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। क्या होगा राइट आंसर इसका? इन सभी कथन को पढ़ने के बाद जो राइट आंसर आप सभी का निकल के आएगा, पहला तथा दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए 63 नंबर लिखा है विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ हैं जो, तो विद्युत चुंबक पदार्थ होता है जिनकी धारणशीलता बहुत कम होती है और जिनका उपयोग क्रेन, दूरभाषा यंत्र, विद्युत घंटी इत्यादि में होता है। दूसरा कथन यहाँ पर इसका सही नहीं है, तो सत्य कथन में फ्रेंड्स जो सही होगा ऑप्शन सी, केवल फर्स्ट और थर्ड। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है। लिखा उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है, इसका कारण क्या है? यानी कि आग से ज़्यादा भाप में जलन होती, इसका रीज़न क्या है? इसका कारण है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का होना। ठीक है। 65 लिखा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, कौन सा कथन सत्य है? सही कथन की पहचान करिए। सही कथन इसमें पहला है फ्रेंड्स, और सही कथन इसमें तीसरा है, दूसरा कथन सही इसका नहीं है, तो केवल इसका फर्स्ट और थर्ड करना होगा। राइट जवाब सी होगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल आप सभी का जो है क्वेश्चन नंबर 66 से। लिखा ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है? तो 66 के लिए आंसर डी करना होगा, क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। कहा गया कथन और कारण दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कथन में है कि अर्धचालक का मादन करने की इनकी चालकता बढ़ती है,
तो यहाँ पर पहला कथन इसका सही है, बट कारण देखेंगे लिखा मादन करने से अर्धचालकों का ताप बढ़ जाता है, तो कारण इसका गलत है। क्या है? गलत है। तो कथन सही है बट कारण इसका गलत है। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद 68 लिखा है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। और अगला सवाल 69 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इनमें फ्रेंड्स आपका पहला कथन सही होगा, दूसरा कथन सही होगा, दोनों कथन सही होंगे, तीसरा कथन रॉन्ग होगा। तो 69 का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, पहला तथा दूसरा दोनों। क्वेश्चन 70 है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी होता है? ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग हम लोग सोना तथा सिल्वर को शुद्ध करने में करते हैं, डायनामाइट के निर्माण में भी करते हैं, उर्वरक के निर्माण में भी करते हैं। तो आंसर इसका ऑल हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिएगा 71 है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ के मूल कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है? तो लगभग बराबर होता है गामा किरण का, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 73 है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदक के लिए किया जाता है? तो मंदक के लिए हम लोग करते हैं ग्रेफाइट का और भारी जल का। आंसर डी होगा, ए तथा सी। और अगला सवाल फ्रेंड्स आप सभी का 74 होगा। लिखा है रेडियो एक्टिव तत्व के से बाहर निकले वाली बीटा किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो बीटा किरण जो होता है इसकी प्रकृति पूछा है। इसकी प्रकृति है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। और अगला और अंतिम सवाल 75 है। लिखा है फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो 75 का आंसर ए हो जाएगा, साबुन। राइट जवाब ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बिहार एसएससी एडुटेरिया का सेट नंबर 11 का जीके जीएस का 75 सवाल। आप लोग इसमें से कितना सही किए कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स इसका जो मैथ्स और रीजनिंग का सवाल होता है इसके लिए आप सभी को सुबह 11 बजे जुड़ना होगा लाइव सेशन में। तो सुबह 11 बजे ज़रूर जुड़िए, इसका मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोग PDF इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।